शकों का भारतीय संस्कृति में योगदान क्या रहा है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। शकों के परिचय की हमने अभी बात की है, शकों का परिचय क्या था वो चर्चा हमने कर ली है। तो शकों का योगदान क्या रहा देखिए। कुछ विद्वानों के अनुसार शक शासकों ने अवंती पे अधिकार 98 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसका प्रयोग आज भी किया जाता है। ये बड़ी देन मानी जाती है, लेकिन ये इसके पीछे अलग बात अपना आगे करेंगे। मथुरा में मिले अभिलेखों से मालूम होता है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को अपना लिया। इनमें से कुछ बौद्ध, जैन और अधिकांश शैव मत के अनुयायी हो गई। इन्होंने नए प्रकार के सिक्के जारी किए। उनके अनेक सिक्कों पे वाण, चक्कर, वज्र, सिंह, ध्वज और धर्मचक्र के चिन्ह प्राप्त होते हैं। नासिक के शकों ने वैदिक धर्म को अपनाया। उदाहरणतः राजा नहपान की लड़की दक्षमित्रा और उसके दामाद कुशावदात दोनों ही वैदिक धर्म के अनुयायी थे। रुद्रदामन ने निजी संपत्ति से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाकर भावी शासकों को प्रजा हितैषी कार्यों के लिए त्याग और तत्परता का निर्देश दिया। उनके द्वारा संस्कृत के प्रति प्रदर्शित प्रेम से लोगों को इस भाषा को अपनाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि विदेशी होते भी भारतीय भाषाओं से प्रेम करता था। शकों ने भारतीय लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लोगों को जातीयता और सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावना से ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये एक प्रकार से योगदान हम मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विवाह की परंपरा जो है वो यहाँ से शुरुआत हुई। जाति जो मतभेद थे, जाति जो बंधन थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर हुए। सांप्रदायिकता की जो संकीर्ण भावनाएं हैं वो कमज़ोर हुई। धीरे धीरे भारतीय समाज और शासन के अभिन्न अंग वो बन गए। चस्टन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का राजा हुआ। वह अभी तक भारत में शासन करने वाले शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली, वह सबसे महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ से शक संवत 72 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जूनागढ़ से शक संवत 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ। एक प्रशस्ति के रूप में उसमें उसके विजय, व्यक्तित्व, कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रक्षक चुना था। जहाँ उसने महाक्षत्रप की उपाधि स्वयं धारण की। याद रखना, इसकी उपाधि क्या थी? महाक्षत्रप की उपाधि। कौन से अभिलेख से पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। इससे भी पता चलता है कि उसके पूर्व शकों की शक्ति निर्बल पड़ गई थी, जिसे अपने बाहुबल से रुद्रदामन ने पुनः प्रतिष्ठित किया। वह एक महान विजेता था। कौन? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित स्थानों की विजय करने का श्रेय उसे दिया जाता है। कौन कौन सी विजय उसने की? देखिए, आकरावंती। आकरावंती जो प्रदेश था, इस प्रदेश से तात्पर्य पूर्व और पश्चिमी मालवा से हैं। आकर की राजधानी विदिशा और अवंता की राजधानी उज्जैनी थी। याद रखना, आकरावंती किसे कहा जाता है? पूर्व और पश्चिमी मालवा को कहा जाता है। आकर की राजधानी किसको माना गया? विदिशा को। अवंती की राजधानी किसको माना गया? उज्जैनी को। अनूप प्रदेश की विजय नर्मदा नद तट पर स्थित माहिष्मती में स्थित ये प्रदेश स्थित था। इस स्थान की पहचान मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में स्थित माहेश्वर या मानधाता से की जाती है। किसकी? अनूप की। अप्रांत प्रदेश किसे कहा गया है? इसका तात्पर्य उत्तरी कोंकण से है। इसकी राजधानी शूरपारक में थी। प्राचीन साहित्य में इस स्थान का प्रयोग पश्चिमी देशों को इंगित करने के लिए किया गया है। महाभारत में इसे परशुराम की भूमि कहा गया है। किसको? अप्रांत को। आनर्त और सौराष्ट्र, ये उत्तरी कोंकण का क्षेत्र था। इसमें इसकी पहली राजधानी द्वारिका थी और दूसरी राजधानी इसकी गिरनार थी। आनर्त और सौराष्ट्र ये सभी वर्तमान में कहाँ पे हैं? गुजरात प्रांत में। कुकुर, यह आनर्त का पड़ोसी राज्य था। डीपी सरकार के अनुसार ये उत्तरी काठियावाड़ में स्थित था। कौन? कुकुर प्रदेश। सौ, गुजरात की साबरमती नदी पे सौभर जो प्रदेश था ये स्थित था। मरु, इस स्थान की पहचान राजस्थान स्थित मारवाड़ से की जाती है। सिंधु और सोवीर, निचली सिंधु घाटी क्रम से पश्चिम और पूर्व की ओर प्रदेश स्थित है। कनिष्क के सुई बिहार लेक से निचली सिंधु घाटी पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ऐसा लगता है कि रुद्रदामन ने कनिष्क के उत्तराधिकारियों को हराकर इस भूभाग में अधिकार कर लिया था। महाभारत में निषाद, इस स्थान का उल्लेख मत्स्य प्रदेश के बाद मिलता है, जिसमें सूचित होता है कि उत्तरी राजस्थान में स्थित था। ये विंसन तीर्थ था और बूलर ने निषाद देश की स्थिति हरियाणा के हिसार बटनेर क्षेत्र में निर्धारित की थी। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। यह पराजित नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। नासिक अभिलेख से चलता है गौतम पुत्र सातकर्णी असिक, अश्मक, मूलक, कुकुर, अप्रांत, अनूप, विदर्भ, आकर, अवंती का शासक था। तो दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को 2 बार इसने पराजित किया था। नासिक गुहा अभिलेख की शासक का है। इस अभिलेख की जानकारी से मिलता है गौतम पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद रुद्रदामन ने उसके उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से सभी प्रदेश जीत लिए थे। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? नासिक गुहा अभिलेख से। सिंधु सोवियत क्षेत्र को उसने कनिष्क के उत्तराधिकारियों से जीता था। जूनागढ़ अभिलेख स्वाभिमानी और अदम्य योद्धाओं के साथ उसके युद्ध, उसके पराजय का भी उल्लेख करता है। संभवतः उत्तर की ओर उसके राज्य पर आक्रमण किया था।
योद्धे गणराज्य पूरी पंजाब में स्थित था। वे अत्यंत वीर और स्वाधीनता प्रेमी थे। पाणिनि ने उन्हें आयुजीवी संघ शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाले कहा। योद्धाओं को पराजित कर रुद्रदामन उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया। उनका राज्य उनके आक्रमण सदा के लिए सुरक्षित रह गया। प्रजापालक सम्राट के रूप में महान विजेता होने के साथ रुद्रदामन एक प्रजापालक सम्राट भी था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसके शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था, अशोक के समय में इसमें नहर निकलवाई गई थी। सुदर्शन झील का बांध जो था, ये बांध नहीं है, बांध है, ये भारी वर्षा के कारण टूट गया था और इसमें 24 हाथ लंबी, इतनी ही चौड़ी और 75 हाथ गहरी दरार बन गई थी। और इस दरार को इसने राजकीय कोष से कोई पैसा खर्च नहीं किया, पूरा झील का पानी बह गया। इससे देवी विपत्ति के कारण जनता का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था और चारों ओर हाहाकार मच गया था। तो रुद्रदामन ने क्या किया, इस झील के पुनर्निर्माण में बहुत धन की आवश्यकता थी, अतः उसकी मंत्रिपरिषद ने इस कार्य के लिए धन व्यय किए जाने की स्वीकृति। देखिए उस समय मंत्रिपरिषद कितनी ताकतवर होती थी कि इसको धन की आवश्यकता थी, लेकिन मंत्रिपरिषद ने मना कर दिया। परंतु रुद्रदामन ने जनता पे बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख, ये भी याद रखिएगा आप कि राज्यपाल कौन था, सुविशाख उनका राज्यपाल था, कि निर्देशन में बांध की फिर से मरम्मत करवाई और उससे तिगुना मजबूत बांध जो है उन्होंने बनवाया। रुद्रदामन के समय में आनंद सौराष्ट्र प्रांत का शासक कौन था, सुविशाख था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। रुद्रदामन की एक मंत्रिपरिषद थी जिसमें 2 प्रकार के मंत्री होते थे। कौन कौन से, इनको क्या बोला गया ये भी आप देख सकते हैं। मति सचिव, ये उनके व्यक्तिगत सलाहकार होते थे, और दूसरे कर्म सचिव, ये कार्यकारी मंत्री अथवा कार्यपालिका के अधिकारी होते थे। इन्हीं में से राज्यपाल कोषाध्यक्ष और अधीक्षक आदि की नियुक्ति करता था। तो रुद्रदामन की जो मंत्रिपरिषद थी उसमें 2 प्रकार के मंत्री कौन से थे, मति सचिव और कर्म सचिव। रुद्रदामन अपने प्रशासनिक कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता था। ये शक्ति संपन्न होते भी निरंकुश शासक नहीं था। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राजक राज स्थापक कहा गया है। क्या कहा गया है, भ्रष्ट राजक प्रतिष्ठापक कहा गया है। रुद्रदामन उच्च कोटि का विद्वान, विद्या प्रेमी था, वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने संस्कृत भाषा को राजश्री प्रदान किया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शासक का अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के समय में उज्जैनी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, ये भी आप याद रखिएगा। रुद्रदामन का शासनकाल 130 से 150 ईस्वी स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो रुद्रदामन का शासनकाल आपको याद रखना, 130 से 150। उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक धर्म किस भाषा को प्रोत्साहित किया, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित किया। और किस अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में भ्रष्ट राजा के स्थापक कहा गया है। तो इसकी मंत्रिपरिषद के बारे में, इसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाना और इसकी विजय, एक प्रकार से इसने शक वंश के गौरव को जो है पुनः स्थापित कर दिया। ये एक प्रकार से इसकी बहुत बड़ी विजय मानी जाती है, किसकी, रुद्रदामन की। तो ये रुद्रदामन शक शासक था, महत्वपूर्ण इस रूप से इसकी उपलब्धियां हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, और अंतिम रूप से इस पूरे शक वंश का अंतिम जो राजा था वो था रुद्र सिंह तृतीय, जो था वो अंतिम जो है वो शासक बनता है, जिसकी हत्या करके गुप्त वंश की स्थापना होती है। ये धन्यवाद।